हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज इस एक पर्टिकुलर सेशन में 20 मिनट में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक इंपॉर्टेंट ग्राफ इस सेशन में कवर किया जाएगा। इस सेशन को एंड तक जरूर से देखें। अगर आए हैं तो यार कंप्लीट तो करके जाइएगा। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आपके लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। एक बार जल्दी से लाइक बटन पर हिट करेंगे, शेयर करेंगे सेशन को एंड स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सुपर डुपर फास्ट रिवीजन, यानी कि 20 मिनट्स में चैप्टर होगा खत्म, है ना। तो चलिए लेट्स बिगिन विद इट। बिना किसी देरी के बेटा स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा सा है, क्रिस्प सा है, बट उसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स में भरने होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो तबाही करने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी ऐसा बॉडी जिसके ऊपर एक्सटर्नली हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ, फलाना सब कुछ चेंज हो जाए, सो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी पर लगता हुआ ऐसा फोर्स जिसकी वजह से उसके डायमेंशंस में कुछ फर्क आ जाए, सो उस फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी शांति से बेटा थोड़ी बैठी रहेगी, वो भी तो उसका अपोज करेगी। तो बेटा यहां पर अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स आता है? डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है रीस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है दैट इज एन इंटरनल फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है जस्ट टू अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का काम है तबाही करना, रिस्टोरिंग फोर्स का काम है इस तबाही को रोकना, है ना। ये चाहता है कि यार शेप और साइज ना बदले मेरी, तो वो अपनी तरफ से बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल रहता है। डिफॉर्मिंग फोर्स आपके पास कैसा रहता है? एक्सटर्नल रहता है। एंड आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है वो इंटरनल रहता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कैसा रहता है बेटा? इंटरनल रहता है। आगे चलते हैं। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, ऑफ अ बॉडी, जिसकी हेल्प से अगर उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है जो कि उसका शेप और साइज बदलने वाला है, जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटे वो बॉडी दोबारा से अपनी शेप और साइज रीगेन कर ले, जिस हिसाब से वो पहले दिखती थी वैसे ही ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो बेटा इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो जो मटेरियल्स इलास्टिसिटी बढ़िया रखते हैं, जिन मटेरियल्स का इलास्टिसिटी बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो बेटा उनके ऊपर जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाते हैं। फर्दर अगर हम बॉडीज की बात करें तो बेटा आपके पास दो टाइप की बॉडीज रहती हैं। एक होती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी और दूसरा होता है प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है? जिनके ऊपर जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटे वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में रीगेन हो जाए, यानी कि वापस आ जाए अपनी डायमेंशंस में जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हट रहा है। सो बेटा दिस बॉडी इज रेफर टू एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आप इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज फाइबर इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? जो आपने बचपन में खेला होगा बेटा, क्ले। आप एक बार क्ले को तोड़ मरोड़ कर कोई शेप बना देते थे तो बेटा क्ले दोबारा से कभी भी अपनी वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ सकती थी। यानी कि अगर आपने किसी बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दिया फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ सकती बेटा। उसके ऊपर जो डैमेज हो चुका है वो परमानेंट हो चुका है। सो बेटा उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्ले, वैक्स एंड पुटी रहता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आने जा रहे हैं अब। सबसे पहला फॉर्मूला आता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या रहता है? अब जब किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स बना। बेटा वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा लगता है? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लगता है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूं तो वो आ जाता है क्या? हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस क्या रहता है? रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनिए, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा बराबर हो जाएंगे। उस केस में आप रिस्टोरिंग फोर्स की जगह ऊपर
डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट डायरेक्शन वाइज दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। सो बेटा स्ट्रेस क्या है आपके पास, स्ट्रेस इज बेसिकली द रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। प्रेशर क्या होता था, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता था। स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही है, कंफ्यूज नहीं होना स्ट्रेस और प्रेशर से। प्रेशर भी तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, बट उसमें जो फोर्स आता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। स्ट्रेस के केस में जो फोर्स आता है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा स्ट्रेस तो अंदर ही अंदर से आता है दिमाग के, है ना, जब सोचते रहो किसी चीज के बारे में तो स्ट्रेस आ जाता है। इंटरनली हम सोच के बेटा स्ट्रेस लेकर आते हैं। तो याद रखना स्ट्रेस में जो फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो इंटरनल फोर्स है। क्या है, इंटरनल फोर्स है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर, और यू कैन रेफर टू इट एज पास्कल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, अब आपके पास पहला टाइप का स्ट्रेस होता है कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से समझ में आता है जो लेंथ के अलोंग लग रहा है। सपोज करो आपके पास कोई बॉडी है जिसको आपने लेंथ के अलोंग कुछ फोर्स लगाया परपेंडिकुलरली। अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ, बेटा इसको रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ डैश। सो सिग्मा इज बेसिकली व्हाट, सिग्मा इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसकी वैल्यू रहती है नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स एफ डैश डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक चीज याद रखना है, फर्दर बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में या फिर आप नॉर्मल स्ट्रेस में बोल सकते हैं, दो टाइप की वैरायटी देखने को मिलती है। फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, द सेकेंड इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर आप किसी बॉडी की लेंथ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर एफ अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं बाहर वाली डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अंदर वाली डायरेक्शन में। बेटा बॉडी का लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो उस टाइप के स्ट्रेस को हम किस में कंसिडर करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस में कंसिडर करते हैं, जहां पे लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। वहीं पर अगर मैं किसी लेंथ को डिक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं फोर्स कैसे लगा रही हूँ बेटा, उसको कम करने में लगा रही हूँ। यानी कि इस केस में आपकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस केस में भी बेटा जो आपके पास स्ट्रेस लगेगा इंटरनल स्ट्रेस, वो उसको ऑपोजिट लगेगा, किसके, एफ अप्लाइड के। बट इस केस में आपके पास जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो कम हो रही है। सो बेटा इस केस में लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ डिक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट कम्स इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी बुक। आप अपनी जब बुक का ऊपर वाला हिस्सा बेटा उसके ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो नीचे वाले हिस्से को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला हिस्सा खुलता है। अगर तुमने खोलने की कोशिश करी होगी बुक को कभी, है ना, पढ़ाई करी होगी, तो तुमने ऊपर से फोर्स लगाया होगा बेटा टेंजेंशियल वाला। तो दैट इज स्कैटर्ड अंडर विच कैटेगरी, ऐसा फोर्स जो टेंजेंट ऑफ द सरफेस के अलोंग लगता है बेटा, जिसके कारण नीचे वाले सरफेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आपके पास बॉडी क्या होती है बेटा, नीचे से तो फिक्स्ड रहती है बट ऊपर वाला हिस्सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। सो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। सो इट इज बेसिकली द टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 3 डायमेंशनल रहता है। अगर हमने किसी बॉडी को पानी के अंदर डाल दिया या फिर हम सिंपली बोलें किसी फ्लूइड के अंदर डाल दिया, उस केस में बेटा क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन द प्रेशर। उसी चेंज इन प्रेशर को बेटा यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है या बल्क स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। आगे आ जाइए। अब अगर स्ट्रेस आया है जिंदगी में तो स्ट्रेन भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि स्ट्रेस से ही चल जाएगा, स्ट्रेन भी तो वो साथ में देकर जाएगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट छोड़कर जाएगा ही जाएगा। तो बेटा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा उसकी वजह से कुछ इंटरनल फोर्स आया, रिस्टोरिंग फोर्स, तो बेटा कहीं ना कहीं तो बॉडी का शेप और साइज चेंज हुआ है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। बेटा स्ट्रेन 3 किस्म का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जितने टाइप का स्ट्रेस उतने ही टाइप का स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेटा सिंबल देखो क्या रहता है अपने पास, स्ट्रेन का ई रहता है। अब इस नोट्स में मैंने थ्रू आउट बेटा जहां पर भी ई यूज किया है, स्मॉल ई, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्ट्रेन। जहां पे भी मैंने सिग्मा रिप्रेजेंट किया है दैट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो बेटा क्या पाया गया कि यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जब बात कर रहे हैं तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस है
तो आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि वहां पे लेंथ बढ़ गई थी। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो डेल्टा एल की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि लेंथ की वैल्यू कम हो गई थी। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रेन क्या आता है, डेल्टा एल कितना लेंथ में चेंज आया, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ये, डिवाइडेड बाय एल यानी कि ओरिजिनल लेंथ जितना था। शीयर स्ट्रेन के केस में क्या होगा, शीयर स्ट्रेन के केस में जो ऊपर वाला हिस्सा बेटा आगे की तरफ खिसका है, आगे की तरफ गया है टेंजेंशियल फोर्स के कारण। लेट्स सपोज वो कितना है, डेल्टा एक्स है, कितना है, डेल्टा एक्स है। और बेटा ऑपोजिट दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में लेंथ कितना था, एल था। तो बेटा जो शीयर स्ट्रेन होता है वो थीटा के बराबर होता है। बेसिकली शीयर स्ट्रेन इज tan ऑफ थीटा विच इज डेल्टा एक्स बटा एल। बेटा थीटा बहुत स्मॉल है तो tan ऑफ थीटा को हम थीटा के इक्वली डाल देते हैं। सो शीयर स्ट्रेन आपके पास कितना निकल के आता है, डेल्टा एक्स बटा एल निकल के आता है, जहां पे थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, जहां पे थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है। तो कितना शिफ्ट हुआ है डिवाइडेड बाय बेटा कितना आपके पास दो पैरेलल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस था, दैट इज एल। डेल्टा एक्स बटा एल विल बी रेफर टू एज व्हाट, शीयर स्ट्रेन। नेक्स्ट आ जाइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, कितना वॉल्यूम में चेंज आया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, कितना वॉल्यूम में चेंज आया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम विल गिव यू व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछा भी जाता है, प्रैक्टिकल्स में भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं, हुक्स लॉ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हुक्स लॉ। जब तक हम विद इन इलास्टिक लिमिट रहेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट रहने का मतलब समझ में आता है, विद इन इलास्टिक लिमिट रहने का मतलब है कि ऐसी लिमिट जिसमें अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज दोबारा से रीगेन कर ले, बेटा दैट लिमिट को हम बोलते हैं कि दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम स्ट्रेस जो हम किसी भी बॉडी को दे रहे हैं और वो झेल सकता है। जैसे ही हमने इलास्टिक लिमिट से बाहर की बात करी, उस केस में बेटा अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो गया फिर कहानी परमानेंट डैमेज, बेटा परमानेंट सेट बन जाएगा। यानी कि अगर क्ले का केस याद करो, आपने क्ले से अपने हाथों का जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे आपने उसको छोड़ दिया, मस्त बेटा रख दिया, तो वो बैठी बैठी सेट थोड़ी हो जाएगी ओरिजिनल शेप में, जिस शेप में वो पहले थी, नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। सो विद इन इलास्टिक लिमिट ही हमको चलना पड़ेगा। बेटा अगर हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ में ये बोला गया कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर रहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। जब इलास्टिक लिमिट से बाहर जाओगे तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो नहीं रहेगा। इसका स्लोप क्या देता है बेटा, आपको स्लोप देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल साइन का आप हटाएंगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल ई और के भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। अब तीन टाइप के स्ट्रेस थे, तीन टाइप के स्ट्रेन थे, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप के होंगे। अगर हम बात करते हैं पहले केस में बेटा, इसको बोला जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है मैम, जब आप लेंथ से रिलेटेड समझ रहे हैं चीजों को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो बेटा आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या था, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल बटा एल। तो y यानी कि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आ गई, FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा एल। वहीं पर अगर हम बात करें आपके पास शीयर मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ईटा या G से रिप्रेजेंट होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है बेटा आपके पास इस केस में डेल्टा एक्स बटा एल है, और स्ट्रेस क्या है, F बटा A है, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा G का, F डिवाइडेड बाय A इंटू थीटा। लर्न कर लीजिए, अपना फॉर्मूला शीट में कंप्लीट कर लीजिए। मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें, बीटा या K से डिनोटेड होता है बेटा, ये वॉल्यूम के बेसिस में जब हम समझते हैं तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन आता है। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहती है, चेंज इन प्रेशर, और बेटा स्ट्रेन क्या रहता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। बेटा यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन एडिशनल साथ में आता है, बीटा की वैल्यू, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हमने नेगेटिव का साइन क्यों लिखा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे पास जब डेल्टा वी की वैल्यू आप निकालोगे ना बेटा, तो आपके पास वो नेगेटिव ही निकल के आती है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो बीटा यानी कि के, यानी कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा अगर आपसे पूछे तो वो पॉजिटिव निकल के आएगा। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि डेल्टा वी ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव का साइन साथ में लेकर आता है। आगे बढ़ेंगे, बीटा और के का थोड़ा सा हम आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं वॉल्यूम के केस में, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो बेटा जो आपके पास के की वैल्यू होती है फॉर द केस ऑफ सॉलिड्स वो सबसे ज्यादा होती है और गैसेस के लिए सबसे कम होती है। इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि इस केस में बेटा
उतना ही ज्यादा मटेरियल अपोज कर सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स को और अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में रह सकता है। तो सॉलिड्स के केस में ये मैक्सिमम पाया गया। वहीं पर अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है। आपको पता है गैसेस जो होती है वो मैक्सिमम कंप्रेसिबल होती है और सॉलिड्स जो होते हैं वो मिनिमम कंप्रेसिबल होते हैं। सो बेटा कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। फिर आता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? जहर उगलने वाला रेशियो। आपके स्कूल एग्जाम्स में आप सिलेबस से रिड्यूस हो गए, बट नीट एग्जाम में भी बेटा दिस इज इंक्लूडेड। पॉइजन रेशियो इज बेसिकली द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन कितना हुआ है डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन स्ट्रेन। बेटा जब लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो हम लेंथ के बेसिस में समझते हैं, जब हम लेटरल की बात करते हैं तो हम रेडियस या डायमीटर की टर्म्स में समझते हैं। सो दिस इज नेगेटिव। बेसिकली बेटा ये आता है आपके पास नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल बटा एल आ जाएगा और ट्रांसवर्स स्ट्रेन की जगह डेल्टा आर बाय आर आ जाएगा। रेडियस में कितना चेंज हो रहा है? डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रेडियस। अगर रेडियस नहीं दिया गया तो बेटा डायमीटर की टर्म्स में भी समझ सकते हैं, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, और इधर बेटा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल ही आएगा। नेगेटिव साइन के साथ आती है ये पॉइजन्स की रेशियो। देन कभी कभी आपके पास न्यूमेरिकल्स आता है और डायरेक्टली पूछा जाता है रिलेशनशिप बताओ बेटा तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में। यंग्स 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 यंग्स, shear shear shear, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है? तो बेटा ये रिश्ता याद रखना है 9 टाइम्स ऑफ y, यानी कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1/k प्लस 3/eta। यू नीड टू क्रैम दिस फॉर्मूला बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व क्या कहता है कि जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर चल रहे हैं, आप ए पॉइंट की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब इस लिमिट तक आपके पास हुक्स लॉ फॉलो रहता है, और अगर आप ए पॉइंट तक डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर बॉडी अपनी शेप एंड साइज दोबारा से रीगेन कर लेती है। वहीं पर अगर हम बी पॉइंट की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ गए बी पॉइंट पर चले गए, बी पॉइंट तक बेटा आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं रहता। ए और बी के बीच में हुक्स लॉ इज नॉट वैलिडेटेड, नॉट फॉलोड, बट ए से लेकर बी पॉइंट तक आप जब पहुंचे और बी पॉइंट पर आपने हटा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बेटा बी से भी बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में दोबारा से रीगेन हो जाएगी। ये एक इलास्टिक लिमिट रहता है, ठीक है, ये एक इलास्टिक लिमिट रहता है, यानी कि बी पॉइंट तक बॉडी के ऊपर लगता हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज दोबारा से रीगेन कर लेगी। फिर आता है अगला बेटा ग्राफ, आपके पास बी से लेके डी तक की जर्नी में आपके पास एक सी पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। बेटा अगर सी पॉइंट पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो आपने क्या पाया? आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो बेटा उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली जो स्ट्रेस लग रहा था वो भी हट गया, बट स्ट्रेस जीरो होने पर स्ट्रेन जीरो होना चाहिए था अगर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा होता, बट स्ट्रेन की वैल्यू जीरो नहीं हुई। बेटा यहाँ पे कुछ परमानेंट सेट बन चुका है बॉडी में, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी है। आप सी पॉइंट पर जाके अगर रियलाइज करेंगे कि मैं यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूँ, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में दोबारा रीगेन कर लेगी, तो नहीं कर पाएगी बेटा, यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। फर्दर आ जाइए, आप डी पॉइंट तक पहुंच गए, डी पॉइंट इज द अल्टीमेट पॉइंट, डी पॉइंट इज द अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ पर आके एक वार्निंग मिल जाता है कि अब इसके आगे अगर आप अपना स्ट्रेस को बढ़ाएंगे या फिर आप स्ट्रेस में कुछ भी चेंज करेंगे तो आगे खतरा है। बट हमने इसके बाद बेटा क्या किया? डी पॉइंट इज बेसिकली द अल्टीमेट पॉइंट। डी पॉइंट पर हमको रियलाइजेशन हुआ कि हम स्ट्रेस को ना कम करके देखते हैं। जैसे ही बेटा हमने स्ट्रेस को कम किया, हमने पाया कि आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन तो डिपेंडेंट रहे ही नहीं, हम स्ट्रेस को कम करते जा रहे हैं बट स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। और ई पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। बेटा परमानेंट यहाँ पे बॉडी जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, ऐसा सोचो वो चकनाचूर हो जाती है। सो ई पॉइंट इज व्हाट? ई पॉइंट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन और द फ्रैक्चर पॉइंट। बेटा डक्टाइल एंड मेलेबल मटीरियल्स में ये लार्ज बनता है, कर्व एंड ब्रिटल मटीरियल्स में ये कर्व शॉर्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज रहता है डिफॉर्मेशन का, उस हिसाब से बेटा आप डिफाइन करते हैं डक्टाइल या ब्रिटल मटीरियल्स को। आगे आ जाइए, लास्ट अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड वायर। अगर स्ट्रेच्ड वायर है बेटा तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब अगर मैं यहाँ पर वर्क और एनर्जी में कुछ फर्क बोलूं तो बेटा ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। वर्क और एनर्जी मतलब सेम ही बात है, तो यहाँ पे बेटा वर्क की जगह एनर्जी रिप्लेस किया, वॉल्यूम को एनर्जी के नीचे फेंक डाला। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी, विच इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब जब हम वायर की बात करें तो हम लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें तो यंग्स मॉडुलस आएगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है।
स्ट्रेस बटा स्ट्रेन में अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, एनर्जी वाली इक्वेशन को बेटा रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की टर्म्स में, तो मैं सिंपली क्या करूँगी बेटा, स्ट्रेन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, स्ट्रेस बटा वाई, तो मेरे पास हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई फॉर्मूला बन जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन की टर्म्स में लिखना है बेटा, तो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, स्ट्रेस क्या आ जाता है, स्ट्रेन इंटू वाई आ जाता है, तो वहां से हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड आप फॉर्मूला को यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स होता है फिनिश। अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए बेटा फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को। इसमें K12 कैटेगरी में जाएंगे, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, इसमें आपके डाउट्स, पीडीएफ सब कुछ यहीं पर मिलता है। एंड राइट नाउ बेटा दिवाली का मेगा कार्निवल चल रहा है, अभी भी टाइम है, जाग जाओ। अगर अभी भी बैकलॉग्स थे बुक नंबर 1 के, तो बुक नंबर 2 में मैम आपको सेव करने आ गई है। अभी बुक नंबर 2 का पेड बैच, अगर मैं सक्षम 3.0 रीलोडेड की बात करूं, सिर्फ एक चैप्टर गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसका मैंने तुमको आज फास्ट रिवीजन दे दिया है। तुम इसके 2 सेशंस में भी कवर करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद जब तुम दिवाली छुट्टियों के बाद आओगे तो बेटा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करती हूँ तो बेटा अच्छे अच्छे बच्चों की ना हवा टाइट हो जाती है उसमें। वो चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, उसके आगे आने वाले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी सब अभी पढ़े बेटा, वेव्स, एसएचएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर योर, अगर मैं बात करूं बेटा 12th के लिए भी है ना, वेव्स और एसएचएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द अपकमिंग डेज, सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन द सक्षम 3.0 रीलोडेड बैच। अभी 25% का ऑफ भी चल रहा है, आपको सिर्फ कोड यूज करना है मैम का Y549 एंड आप मेरे अंडर एनरोल हो जाएंगे। आपको मुझे मेल करना है बेटा arshprwt.singh@247.com पे। once you will be mailing me, है ना, once you will be mailing me with the screenshot of the enrollments, you will be enrolled under me। एंड यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप एनरोल कैसे कर सकते हैं बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम पे जाना है, ऑल कोर्सेज के अंडर जाना है, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं। बेटा स्कूल K12 कैटेगरी में जाएंगे तो आप क्लास 11th पे जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th खोलेंगे। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, क्लास 11 सक्षम 3.0 रीलोडेड। बेटा इसका प्राइस बहुत कम हो चुका है, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो कोड डालेंगे Y549 डालने पर इस बैच का प्राइस अभी दिवाली कार्निवल के कारण, सेल के कारण बेटा 1949 रुपीज का पड़ रहा है, जिसमें आपको इंटायर क्लास 11th का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है मेरे द्वारा फिजिक्स में, है ना। सिमिलरली आपको मैथ्स में भी कवर करवाया जा रहा है, केमिस्ट्री में भी कवर करवाया जा रहा है, बायोलॉजी में भी। सो किस बात की देरी है यार, दिवाली गिफ्ट मांग लो अपने मम्मी पापा से अगर अभी तक क्लास 11th को बर्बाद कर चुके, बिकॉज आई डोंट वांट बेटा कि एक भी बच्चे का क्लास 11th बर्बाद हो, है ना। ये कोर्स को एनरोल करो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर आप जैसे ही इसको बैक करेंगे, है ना, आप सीबीएसई क्लास 11th कैटेगरी में ही जाएंगे अगर, तो इसको स्क्रॉल कीजिएगा। सीबीएसई क्लास 11th का ई बुक्स बेटा साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, या फिर अगर हम बात करें प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपको साइंस के लेने हैं, सो इनकी प्राइजेस देखो कितनी कम है, 846 है। इस पे भी जब आप एडिशनल बेटा कोड यूज करेंगे Y549, कोड यूज करेंगे Y549, तो दिवाली कार्निवल पे बेटा आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिबेट्स मिलेंगी। सो आज ही ज्वाइन करें, किस बात की देरी है, जाइए जाके स्पिन करें और लूटें अपने दिवाली कार्निवल के बेटा प्राइजेस को। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी। लव यू ऑल, टेक केयर, एंड बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कैसा लगा सेशन, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड एक रेड हार्ट जरूर से छोड़ के जाना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।